जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है दादा पोते का प्यार। रात के करीब 8 बजे जब वृद्धाश्रम के सभी बड़े बुजुर्ग अपना रात का खाना खा रहे थे और आपस में अपनी आप बीती साझा कर रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक लाल कलर की चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर रुकी। मीरा और उसका पति उस गाड़ी से उतरे। चेहरे पर उनके बहुत घबराहट थी। सूरज कह रहा था, मीरा, तुम्हें याद है ना, यह वही वृद्धाश्रम है जहाँ पर हमने अपने बाबूजी को छोड़ा था। हाँ हाँ, मुझे यह जगह ठीक से याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने ही तो छोड़ने आई थी। मीरा अंदर जाते ही मैनेजर साहब से पूछती है, क्या हम हरि किशन जी से मिल सकते हैं? हरि किशन का नाम सुनते ही मैनेजर साहब चौंक जाते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे देखने लगे, क्योंकि लगभग 10 या 12 साल से हरि किशन जी से मिलने या उनको पलट कर कोई उनका हालचाल भी लेने नहीं आया था। मैनेजर जी ने पूछा, आप कौन हैं? जी, हम हरि किशन जी के बेटे बहू हैं। देखिए, इससे पहले मैनेजर साहब कुछ और बोलते, उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति आंखों में मोटा चश्मा पहने, हाथ में लाठी लिए अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे। उनका बेटा बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धाश्रम में दाखिल करवाने पहुंचा था। अंदर आकर मैनेजर साहब से बोला, मेरे पिताजी को यहाँ दाखिल कर लीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी उनका जीना हराम कर देगी। आए दिन उन पर हाथ उठाती रहती हैं, घर का सारा काम करवाती हैं। इससे पहले उनकी जान पर बनाए, आप इनको यहाँ रख लीजिए। मैनेजर साहब ने कहा, आप बड़े लायक बेटे हैं जो अपने पिता को यहाँ ले आए। अरे, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाती हैं और आप उन्हें यहाँ ले आए। अपनी पत्नी को ले आते, मैं वृद्धाश्रम में उन्हें भर्ती कर लेता। मैनेजर की कठोर शब्द सुनकर उस आदमी की आंखें शर्म से झुक गई। वह कुछ भी नहीं बोला, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और अपने बूढ़े पिता को असहाय अकेला छोड़कर वहां से चलता बना। राम प्रसाद जी अपने बेटे को जाते हुए देखा तो आंखों में आंसू उमड़ आए। मीरा और सूरज भी सोच रहे थे कि इस व्यक्ति की जगह कभी वह थे जो अपने बाबूजी को यहाँ छोड़कर भागकर चले गए और कभी उनकी खोज खबर नहीं ली कि वह जिंदा है या नहीं। उस अनजान व्यक्ति के जाने के बाद मीरा ने अपना बैग खोला और कार्ड निकालते हुए मैनेजर साहब को बोला, सर, यह मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। हम उसके दादाजी हरि किशन को देने आए हैं। हम अमेरिका में रहते हैं। उसकी शादी फिलहाल इंडिया से संपन्न होगी। बेटे की जिद है, अगर उसकी शादी में दादाजी शामिल नहीं हुए तो वह शादी नहीं करेगा। इसीलिए कृपा करके मैनेजर साहब हरि किशन जी को बुलाइए। हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर वह शादी में नहीं आएंगे तो उनका पोता शादी नहीं करेगा। मैनेजर साहब ने तीखे स्वर में कहा, आप जैसे स्वार्थी बहू को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद कभी पलट कर माँ बाप की कोई खबर नहीं लेते, ना फोन करते हैं, ना कभी मिलने आते हैं। आप जिस हरि किशन जी के बारे में पूछ रहे हैं ना, अब वह यहाँ नहीं रहते। वह किसी और दूसरे वृद्धाश्रम में रहते हैं, क्योंकि आप लोग जब उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो इस शहर में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें अपने पोते की हमेशा याद आती थी, हमेशा रोते रहते। इसीलिए वह यह शहर छोड़कर किसी दूसरे आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। अब रात होने को है, कृपया करके यहाँ से जाइए। बुजुर्गों के सोने का समय हो गया है। एक नए बुजुर्ग की एंट्री हुई है, इन्हें भी हमें एक कमरे में शिफ्ट करना है। चलिए काका। मीरा मैनेजर साहब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, सर देखिए, आप हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। फिलहाल आप ही बता सकते हैं कि हमारे बाबूजी किस वृद्धाश्रम में हैं। मैनेजर ने गुस्से में कहा, अब रात हो गई है, आप जाइए, 1 हफ्ते बाद आइएगा। तब तक मैं पता लगाता हूँ।
कि हरि किशन जी किस आश्रम में हैं। मैनेजर साहब, हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि बेटे की शादी की तारीख नजदीक है। हम बार बार आपके आश्रम के चक्कर नहीं लगा सकते। प्लीज हमें जल्दी बताइएगा। इतना कहते हुए मीरा और सूरज बुझे मन से वृद्धाश्रम से बाहर निकल गए। मीरा सूरज अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में सूरज कहता है, मीरा, यह सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। तुमने ही बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ा था और सोनू को तुमने झूठ बताया कि वह मेरे छोटे भाई राघव के पास बड़े मजे से हैं। अब झूठ तुमने बोला था तो सजा तो मिलेगी ही ना। आपकी तो आदत है, जब कुछ बुरा होता है तो मेरे ऊपर सारा डाल देते हैं। यह तुम्हारी ही इच्छा थी कि बाबूजी को अमेरिका नहीं ले जाने का। हाँ, तो अकेले में ही उनका बोझ क्यों उठाऊं? तुम्हारे छोटे भाई का कोई फर्ज नहीं बनता? सूरज गुस्से में बोला, यह बकवास की बातें करने का समय नहीं है। अरे, यह शादी नहीं हुई तो करोड़ों की डील हाथ से निकल जाएगी। हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। शादी नहीं हुई तो सड़क पर आ जाएंगे। सोनू को समझाओ, अपने लाडले को दादा दादा की जिद करना छोड़ें और चुपचाप से शादी कर ले। इससे हमें बहुत फायदा होगा। हमारे कर्ज भी उतर जाएंगे। अजी, अब सोनू तो बड़ा हो गया है। अब हम कैसे बताएं कि हम बाबूजी को छोटे भाई के घर ना छोड़कर वृद्धाश्रम में छोड़ दिए थे और आज पता नहीं बाबूजी किस वृद्धाश्रम में चले गए और हम कहाँ से उन्हें खोजे। होटल पहुंचकर मीरा गुमसुम सी सोफे पर बैठी और अतीत की बातों को याद करने लगी। उफ, बाबूजी, सत्यानाश हो आपका। क्या हुआ बहू, इतना गुस्से में भड़क क्यों रही हो? बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, सोनू को ऊट पटांग बातें मत सिखाया करो। हरि किशन जी ने आश्चर्य से पूछा। बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना परेशान हो गई? बाबूजी, आज सुबह ही सोनू ने गांव की गंवार भाषा में बड़ी अजीब अजीब बातें अपने दोस्तों से कर रहा था। अरे, हम उसे इंग्लिश मीडियम के हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ सके और भविष्य में किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन सके। लेकिन आप तो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई की अहमियत तो कुछ पता नहीं है। खुद तो आप गंवार हैं, उसे भी अंगूठा छाप बनाना चाहते हैं। इस घर में ब्याह कर मेरी तो तकदीर ही फूट गई। कम से कम मेरे बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरा भाई कितनी अच्छी पोजीशन पर है। हरे किशन जी हैरानी से अपनी बहू मीरा की बातें सुन रहे थे। मीरा अपने पति सूरज से कह रही थी कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत बड़े सपने देखे हैं। वह बड़ा आदमी बने और आपकी थोड़ी आमदनी में हमारा गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं पता? कृपया बाबूजी को समझाइए। सोनू को स्कूल छोड़ते समय उससे ज्यादा बातें मत किया करें, नहीं तो आसपास के लोग जब सुनेंगे तो हमारा ही मजाक उड़ाएंगे। दरअसल हरि किशन जी के दो बेटे थे, सूरज और राघव। दोनों बेटे ही शहर में नौकरी थी और वह अपनी पत्नियों के साथ बस गए थे। हरि किशन जी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहा करते थे, पर दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी जब छोड़कर यह दुनिया चली गई तो उन्हें गांव में अकेले रहना काटने को दौड़ता था। 6 महीने बाद गांव में अपना सब कुछ बेचकर खुशी खुशी बड़े बेटे के घर रहने आ गए, यह सोचकर कि आगे की जिंदगी नाती पोते के साथ बड़े अच्छे से गुजर जाएगी। छोटे बेटे ने गांव के हिस्से में कुछ नहीं लिया क्योंकि वह और उसकी पत्नी बाबूजी को बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। लेकिन बड़ी बहू मीरा को तो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने का, अमीर होने का भूत सवार था। इसीलिए वह हरि किशन जी को अपने पास रख लेती हैं और सारे पैसे भी मीरा ने अपने खाते में जमा कर लिए थे। बाबूजी यहाँ रहेंगे तो बेटे को स्कूल छोड़ना लाना, साग सब्जी लाना और बाहर के कई काम वह फ्री में उनसे करवा लेगी और पैसे भी बचेंगे। अलग से यह सब सोचकर उसने हरि किशन जी को अपने पास रख लिया। लेकिन
धीरे धीरे उसे उनके गांव की गंवार बोली से चिढ़न मचने लगी, क्योंकि इससे उसका हाई प्रोफाइल स्टेटस खराब हो रहा था। वह बात बात पर उन्हें ताने कसने से पीछे न हटती और उसका पति सूरज भी उसी का समर्थन करता। 10 साल का बेटा सोनू को माँ की कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती। जब उसकी माँ दादाजी को डांटती, उनका अपमान करती। दरअसल आज हरि किशन जी काम करते समय थोड़ा सा भजन गुनगुना रहे थे। वहीं सोनू सीख गया और अपने दोस्तों के आगे गाने लगा, तो इसी का खुन्नस मीरा उन पर निकाल रही थी। एक दिन सोनू जिद पर अड़ गया कि वह दादाजी के साथ स्कूल नहीं जाएगा। पर क्यों? क्या हुआ? सोनू बेटा, तू क्यों नहीं जाना चाहता? माँ, मीरा ने पूछा। हमने तो स्कूल बस नहीं लगवाया है, तेरे दादाजी तुझे छोड़ आएंगे। नहीं माँ, मैं दादाजी के साथ नहीं जाना चाहता। हरि किशन जी घबरा गए। मेरा पोता, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, पर वह आखिर मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? कभी मीरा स्कूल छोड़ने जाती तो कभी सूरज जाता। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा, पर किसी को कोई कारण समझ नहीं आ रहा था कि सोनू ऐसा क्यों कर रहा है। वह दादाजी के साथ स्कूल न जाने के बहुत बहाने ढूंढने लगता। रात हुई तो मीरा हरि किशन जी के कमरे में आती हैं और कहती हैं, बाबूजी, यह ठीक नहीं कर रहे हैं आप। पर बहू, मैंने क्या किया है? आप अपने घर में चोरी करने लगे हैं, वो भी खाने की। मैं तो आपको खाना तीनों टाइम देती हूँ, गरम गरम। फिर आप खाना क्यों चोरी करते हैं? आप किचन से एक कटोरी रबड़ी नहीं लेकर आए हैं? नहीं बहू, पर क्या तुमने रबड़ी बनाई थी? मैंने तो खाने में दूध रोटी खाई है। यह देख लो, अभी भी थाली यहाँ पड़ी हुई है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठ बोलने की भी हद होती है बाबूजी। आपके सिवाय इस घर में कौन रबड़ी की चोरी कर सकता है? रबड़ी खाना आपको बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ। इस बार छोड़ देती हूँ। आगे से ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। तभी रात को 1 घंटे बाद सोनू चुपके से दादाजी के कमरे में आया। दादाजी उठो, दादाजी उठो। क्या हुआ सोनू? मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। मम्मी आपको ठीक से खाना नहीं देती ना, इसीलिए आप कमजोर हो गए हैं और आपके शरीर में दर्द होता है। देखो तो, 3 दिन से बुखार में पड़े हो। अब यह खाना खा लो। मैंने मम्मी की थाली से एक रोटी पहले ही चुरा कर रखी थी और एक कटोरी रबड़ी भी चुराई है। तभी हरे किशन जी को याद आया कि मीरा उनसे पूछ रही थी कि किचन से रोटी और एक कटोरी रबड़ी किसने चुराई है। हरे किशन जी कुछ बोलते तो सोनू ने दादाजी के मुंह पर उंगली रख दी। दादाजी, अभी कुछ मत बोलो, नहीं तो माँ सुन लेगी, फिर हमारी खैर नहीं। और यह देखो, मैं आपके लिए रुपए भी लाया हूँ, इससे आप अपने लिए एक नई चप्पल भी खरीद लेना। आपकी चप्पल घिस गई है। किसी तरह घसीट घसीट कर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। इतनी गर्मी में पैदल जाते थे तो पैर में छाले भी पड़ गए हैं। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं दादाजी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। पर सोनू, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वह नाम मैंने मम्मी की अलमारी से निकाले हैं। पर सोनू, चोरी करना तो गलत बात है ना? तुमने यह पैसे, यह रोटी क्यों चुराए? दादाजी, आप सुबह जब पूजा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो उसमें आप ही कहते हैं, किसी का भला करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े या चोरी करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। यह कोई पाप नहीं होता दादू। फिर यह पाप कैसे हुआ? अब आप खाना खा लीजिए। सोनू की तोतली बातें सुनकर हरि किशन जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने गमछे से बहते हुए आंसू को पोंछा और सोनू को गले से लगा लिया। कितने भोले और मासूम होते हैं बच्चे। सच ही तो कह रहा है सोनू। बच्चे छोटे होते हैं, फिर भी सब समझ जाते हैं, और एक बड़े हैं जो समझ कर भी ना समझ बने रहते हैं। सही गलत को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं कि बुजुर्गों को क्या चाहिए और क्या नहीं।
उसी समय मीरा पानी पीने के लिए किचन में पहुंची। क्योंकि वह पानी ले जाना भूल गई थी, तो दादा पोते की खुसर फुसर उसके कानों में पड़ी। सारी बातें कान लगाकर सुन रही थी। बार बार सोनू कह रहा था, दादा, माँ को मत बताना, माँ को मत बताना, मैंने एक कटोरी रबड़ी चुराई है आपके लिए, नहीं तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। ठीक है सोनू, अब तू जा अपने कमरे में सो जा। नहीं दादा, मैं आपके पास सोऊंगा, आपको बुखार है, कहीं आप रात को डर से उठे तो आपको मैं संभाल लूंगा। आप तो अपनी मनमानी करते हैं, आपका ध्यान कौन रखेगा? सोनू रखेगा। अब सो जाइए, यह लीजिए दवा खाइए। मीरा दादा पोते का प्यार देखकर जली भुनी जा रही थी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और पानी का गिलास फेंकते हुए कहने लगी, मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया है। अब मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ नहीं रख सकती। सूरज नींद से उठा और बड़बड़ाते हुए बोला, सो जा, क्यों नींद में बड़बड़ा रही है? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोने दे। मीरा उस समय तो सो गई, पर सुबह हुई तो मीरा अपने बेटे के कमरे में उसे स्कूल भेजने के लिए उठाने गई, तो सोनू को कमरे में न पाकर उसके तन बदन में आग लग गई। वह तेज कदमों से अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा सोनू अपने दादा के सीने से चिपका हुआ सो रहा था। मीरा खिसियाते हुए सोनू को झटके से उठाया और उससे बोली, जाकर अपने कमरे में तैयार हो जा, स्कूल जाना है। फिर ससुर जी को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उन्हें झाड़ने लगी। वह तो बच्चा है बाबूजी, आपको अक्ल है कि नहीं? आपको बुखार है, हर समय खांसते रहते हैं। अगर उसे बुखार हो गया, वह बीमार हो गया, तो कौन संभालेगा? आप तो ऐसे ही पड़े हैं, उसकी भी सेवा मुझे करनी पड़ेगी। देखा है क्या हाल बना रखा है अपना? 2 दिन से नहाए तक नहीं हो, कमरे में घुसते ही कितनी गंध आ रही है। अपना कमरा भी साफ नहीं कर सकते, खाली बैठे बैठे क्या करते हो? आप बहुत कामचोर हो गए हैं। बहू, तुम्हें यह तो दिखता है मैं काम नहीं करता, पर यह नहीं दिखाई देता कि मेरी तबीयत खराब है तो दवा मंगा दूं। और तो और तुम्हें लगता है कि मैं बीमारी हालत में काम करूं, हाथ पैर चलाऊं। बहुत सर घूम रहा है, रात को पूरा रबड़ी चट करके खाया है और कह रहे हैं सर घूम रहा है। बहू, जब बचपन में बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप उन्हें हमेशा अपने सीने से चिपकाए रहते हैं। तब तो हमें डर नहीं लगता कहीं हम भी बीमार न पड़ जाएं। अभी सोनू तो कोई 4 साल का छोटा बच्चा नहीं है कि मेरी बीमारी लग जाएगी। भगवान ना करे मेरे सोनू को किसी की बुरी नजर लगे। बाबूजी, आपके हाथ पैर कम, लेकिन जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। दनदनाते हुए वह गुस्से से उसके कमरे से बाहर चली गई और सारा गुस्सा सूरज पर उतारने लगी। देखो जी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं बाबूजी सोनू को अपनी तरफ खींच ना ले। अब मैं उन्हें अपने साथ एक पल भी नहीं रख सकती। कुछ करो, या तो उन्हें वृद्धाश्रम भेजो या अपने छोटे भाई के घर भेजो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। उसी समय फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही मीरा ने कहा, हेलो। तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मीरा। हाँ माँ, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। आपने इतना सुबह फोन किया? वह क्या है ना, तेरे भाई का अमेरिका में ट्रांसफर हो गया है। 1-2 हफ्ते में हम सब विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या माँ, तुम सब विदेश जा रहे हो? हाँ बिटिया, तेरा भी तो बड़ा अरमान था ना विदेश सेटल होने का। तू दामाद जी से क्यों नहीं कहती, वह भी अपना ट्रांसफर करवा ले, सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा सुन, आज रात को डिनर पर तुम सब आ जाना, सोनू को भी ले आना, सबसे मिलना हो जाएगा। ठीक है माँ, हम रात को पहुंच जाएंगे। अब फोन रखती हूँ, सोनू के स्कूल का टिफिन जो बनाना है। ठीक है बिटिया, फोन रखती हूँ। मीरा के दिमाग में विस्फोट होने लगा। देखो, एक मेरा भाई इतनी जल्दी तरक्की कर ली है कि कंपनी उसे विदेश भेज रही है, उसका प्रमोशन हो गया है, और एक तुम हो,
वहीं के वहीं अटके हो। इतना कहकर मीरा किचन में चली गई। रात हुई तो मीरा, सूरज और उनका बेटा सोनू सब मीरा के मायके पहुंचे। माँ ने सोनू को फेवरेट चॉकलेट केक खिलाया। फिर भी सोनू बहुत उदास था। दादाजी की तबीयत को लेकर चिंतित था कि दादाजी ने खाना खाया या नहीं। घर पहुंचकर सीधा दादा के कमरे में गया। देखा तो दादाजी सो रहे थे। उस समय सोनू ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मीरा को सोनू का दादा के प्रति ज्यादा झुकाव फूटी आंख न भाता। उसके भी दिमाग में विदेश जाने का भूत सवार हो गया। दादा पोते को अलग करने का तिकड़म करने लगी। हर समय वह सूरज को बोलती कि आपको कंपनी कब विदेश भेजेगी। मीरा, कंपनी तो मुझे विदेश भेज रही है, लेकिन मैं ही जाने को तैयार नहीं हूँ। सूरज ने कहा, पर मीरा, बाबूजी को विदेश रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही उनकी जिम्मेदारी राघव लेने को तैयार है। तो क्या मैं आपके बाबूजी के लिए अपने सपनों में पानी फेर दूं? मीरा ने कहा, अरे, उनको विदेश जाने के लिए कौन बोल रहा है? हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। पर तुम तो जानती हो सोनू दादा से कितना प्यार करता है। वह दादा के बिना कैसे रह पाएगा? अभी तो बच्चा है, उसे समझा देंगे और कह देंगे बाबूजी कुछ समय के लिए चाचा जी के पास रहेंगे, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद विदेश से आ जाएंगे। पीछे से हम उन्हें बुलाएंगे ही नहीं। ऐसे ही रोज मीरा सूरज पर दबाव डालने लगी। तो एक दिन उसने भी फैसला कर लिया कि वह अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज देगा। हरि किशन को जब यह बात पता चली तो अपने बेटे के आगे खूब गिड़गिड़ाने लगे। बेटा, मुझे सोनू से अलग मत कर। मैं उसके बिना जी ना पाऊंगा। मुझे भी अमेरिका ले चल अपने साथ। बाबूजी, हम आपको 6 महीने बाद ले जाएंगे। पहले हम शिफ्ट होंगे, बाद में आपको आकर ले जाऊंगा। तब तक आप वृद्धाश्रम में आराम से रहिए। झांसा देकर मीरा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर विदेश चली गई। उधर सोनू जब दादा के बारे में पूछता है तो मीरा कह देती है, दादाजी चाचा जी के पास हैं। हम 6 महीने बाद उन्हें विदेश ले आएंगे। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती, इसलिए वह विदेश में हमारे साथ नहीं रहना चाहते। मीरा हर संभव प्रयास करती कि सोनू दादाजी से बात ना करे और उसको पढ़ाई में हमेशा बिजी रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। फिर कुछ समय बाद उसे कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 1 साल के लिए इंडिया भेजा, जहां उसे ग्रामीण इलाकों में नई तकनीकी लागू करनी थी। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सोनू की मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की से हुई। प्रिया एक करोड़पति परिवार की इकलौती वारिस थी, लेकिन वह अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती थी। दोनों की सोच काफी मेल खाती थी और जल्दी ही वह एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ ही समय में सोनू ने महसूस किया कि प्रिया वही लड़की है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। प्रिया और उसके परिवार वालों ने भी सोनू की सादगी और नेक इरादों से प्रभावित होकर शादी के लिए हाँ कर दी थी। प्रोजेक्ट समाप्त करके सोनू अमेरिका वापस पहुंचा। अपने और प्रिया की शादी का प्रस्ताव माँ के सामने रखा। प्रिया करोड़पति घराने से हैं, अच्छे खानदान से हैं। यह सुनकर सूरज और उसकी माँ मीरा शादी के लिए फौरन तैयार हो गई, क्योंकि सूरज सिंह करोड़ों के कर्ज में डूब गया था। उसके द्वारा खोली गई खुद की कंपनी घाटे में चली गई थी। अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो वह सड़क पर आ जाएगा। यह शादी होने से उन्हें अपना फायदा ही फायदा दिख रहा था। बिना मांगे दहेज जो मिल रहा था। शादी की तैयारी करने के लिए मीरा और सूरज इंडिया जाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि शादी इंडिया से होनी थी, तो सोनू ने कहा, माँ, मेरी शादी का कार्ड सबसे पहले दादू को देना। यह सुनकर मीरा को झटका लगा।
कि अभी तक सोनू के दिल से वह उसके दादा को नहीं निकाल पाई है। अगर दादा मेरी शादी में नहीं आएंगे तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। माँ, मैं चाचा के घर में दादा से मिलने गया तो पता चला चाचा तो कहीं और रहते हैं, इसीलिए नहीं मिल पाया। पर अगर दादा शादी में नहीं आए तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इधर कर्जदारों ने सूरज सिंह पर दबाव डालना शुरू कर दिया तो सूरज कर्ज जल्दी जल्दी चुकाकर अपना बोझ हल्का करना चाहता था। अचानक से फोन की घंटी की आवाज से मीरा अतीत से बाहर आई। माँ, दादाजी मिल गए ना? उनका पता चला कहाँ है? मेरी शादी में आएंगे ना? सोनू सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मीरा बोली, हाँ बेटा, दादाजी मिल गए हैं। वह शादी में आ रहे हैं तुझे आशीर्वाद देने। दूसरे दिन सुबह मीरा वृद्धाश्रम पहुंची तो मैनेजर ने बताया कि जिस वृद्धाश्रम में हरि किशन जी को शिफ्ट किया गया था उसे भी छोड़कर वो कहीं और चले गए हैं। कहाँ गए हैं यह तो किसी को भी नहीं पता है। पर मैनेजर साहब, मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाएगी अगर उसके दादाजी ना मिले। मैनेजर साहब ने कहा, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। आप मतलबी लोग जब काम नहीं होता तो बूढ़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में असहाय छोड़कर चले जाते हैं। तभी एक महिला आई और कहने लगी, सर, राम प्रसाद जी, जिनका 2 दिन पहले दाखिला हुआ था, वह खाना नहीं खा रहे हैं। उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैनेजर जी ने कहा, देख रहे हैं हमारे लिए बूढ़े बुजुर्गों को संभालना कितना कठिन होता है। ऐसा ही हाल हरि किशन जी का था। 6 महीने के इंतजार के बाद जब आप उन्हें लेने नहीं आए तो उन पर क्या बीती होगी, आप यह सोच भी नहीं सकते। उसी समय मीरा बोली, सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर राम प्रसाद जी को हम सोनू का दादा बना कर ले जाएं, तो सोनू शादी के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, यह सब नहीं हो सकता। मीरा मैनेजर के पैरों में गिरकर बोली, सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बहुत गिड़गिड़ाने पर मैनेजर साहब मान गए। 2 दिन बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। सोनू अमेरिका से भारत आ गया। शादी होने के बाद पार्टी हॉल में जब पहुंचे राम प्रसाद जी हरि किशन के भेष में, तो सोनू ने अपने दादा को गले से लगा लिया और कहा, दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? आपको मैंने बहुत मिस किया। उसके आंसू बहते जा रहे थे। दादा, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब मैं इंडिया आया था, राम प्रसाद जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह भी बहुत भावुक हो गए थे। दादा, आपने अपनी कैसी शक्ल सूरत बना ली है। इतनी लंबी दाढ़ी, दाढ़ी रखना आपको तो नहीं पसंद था। दादाजी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। आपकी शक्ल इतनी बदल गई। मीरा बोली, बेटा, तू पूरे 15 साल बाद देख रहा है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रहा है। अच्छा, पता है दादाजी, मैंने आपके पसंद का खाना बनवाया है। रबड़ी, आपको आपको रबड़ी खाना बहुत पसंद है ना? यह लीजिए, खा लीजिए। राम प्रसाद जी ने कहा, पर मैं रबड़ी नहीं खाता। मीरा सूरज ने तुरंत बात को संभाला, बेटा, तेरे दादा को डायबिटीज है ना, इसीलिए वह रबड़ी खाने से मना कर रहे हैं। नहीं माँ, दादाजी और रबड़ी खाने से मना कर रहे हैं? यह तो हो ही नहीं सकता। यह मेरे दादा तो नहीं है, यही तेरे दादाजी हैं। माँ, अगर यह मेरे दादाजी हैं तो वह कौन है जो सामने खड़ा है? मीरा सूरज पलटकर देखते हैं तो सामने हरि किशन जी को खड़ा देखकर वह चौंक जाते हैं। उनकी चोरी पकड़ी जाती है। वह दोनों सोनू से नजरें नहीं मिला पाते। माँ, जिस होटल में मुझे कंपनी द्वारा इंडिया में ठहराया गया था, वह होटल काफी बड़ा और आलीशान होटल था। सुबह नाश्ते के बाद सोनू की नजर जब वहां के सफाई कर्मचारियों पर पड़ी तो मैंने देखा एक पतला दुबला सा अधेड़ व्यक्ति बगीचे में पानी दे रहा है, झाड़ू लगा रहा है। उन्हें देखते ही सोनू को अपने दादा का ख्याल आया। वह उनके पास गया और बोला, दादाजी। सोनू की आवाज सुनकर तो हरि किशन जी चौंक गए।
अपने पोते को पहचान नहीं पाए। इन 10 सालों में सोनू काफी स्मार्ट और बड़ा हो गया था, लेकिन सोनू अपने दादा को भूल नहीं पाया था। वह उन्हें जी जान से प्यार करता था। उसकी फोटो अपने पर्स में लेकर हमेशा घूमा करता था। यह बोला, दादा, मैं आपका पोता सोनू अमेरिका से आया हूँ। हरि किशन जी सोनू को गले लगाकर घंटों आंसू बहाते रह गए। सोनू बोला, दादाजी, आप तो चाचा जी के घर में थे और आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। बेटा, बदकिस्मती से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे वृद्धाश्रम वालों ने यहाँ भेजा है क्योंकि वहाँ फंड की कमी है। उनका खर्चा कैसे चलेगा? इसीलिए मैं और मेरे कई साथी इस बड़े से होटल में काम करते हैं ताकि वृद्धाश्रम के लोगों का जीवन अच्छे से चल सके। सोनू अपने दादा की ऐसी हालत देखकर कांप उठा। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह अपने माँ और पिता को सबक सिखाएगा। इसीलिए उसने अपनी शादी में दादाजी को कार्ड भेजने का प्लान बनाया ताकि माँ और पिता परेशान होकर दादाजी को ढूंढे और अपनी गलती कबूल करें। लेकिन माँ और पिताजी ने एक और गलत कदम उठाया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। सोनू गुस्से में बोला, माँ, मैं दादाजी को लेकर इंडिया में रहूंगा। आप लोग विदेश में रहेंगे। आप लोग को अपना सपना पूरा करना था। बड़े अरमान थे विदेश में रहने के। अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़कर, अपनों को छोड़कर विदेश जाकर बसने का सपना कैसे कोई सोच सकता है? नहीं बेटा, अगर तू हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? माँ, आप वृद्धाश्रम में भी जाकर रह सकते हैं, पर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मीरा हरि किशन जी के पैरों में गिरकर बोली, बाबूजी, आप हमें माफ कर दीजिए, पर सोनू को समझाइए, वह आपकी बात नहीं टाल सकता। हम सब अब से एक साथ एक छत के नीचे खुशी खुशी रहेंगे। हरि किशन जी ने कहा, बेटा, तेरे संस्कार अपने माँ बाप से बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाया, पर तुझ में जरूर वह संस्कार आ गए हैं। तू अपनी माँ के साथ ऐसा मत कर जैसा इन्होंने मेरे साथ किया, नहीं तो तुझ में और इनमें अंतर क्या रह जाएगा। भगवान ना करे कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर विदेश जाकर रहे। ऐसी गलती मत कर। सोनू अपने दादा की बात को ठुकरा नहीं पाता और अपने माँ बाप को माफ तो कर देता है, लेकिन वह उनसे बात नहीं करता। यही उनके किए की सजा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनू ने अपने माँ बाप के साथ सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ।